मेरा एक टेलर का दुकान था। एक औरत रोज मेरे दुकान पर आती और कहती कि मुझे एक मास्क बना कर दो। और मैं जब भी मास्क बना कर देता तो वो औरत मुझे अपने साथ बिठा लेती। कुछ देर तक वह मास्क को देखती, फिर कहती कि मुझे ये नहीं पहनना, तुम पहन लो। मुझे उस औरत पर बहुत गुस्सा आता और उठकर जाने लगती तो अपने पर्स में से मुझे 10,000 रुपये निकाल कर मुझे दे देती। कहती, वे तुम रख लो, तुम्हारे काम आएगा, और वहाँ से खुशी खुशी चली जाती। मैं दिल ही दिल में सोचता कि औरत कितनी बेवकूफ़ है, अब ऐसा रोज़ होने लगा था। मुझे रोज़ वे 10,000 रुपये मिल जाते, बहुत खुश हो जाता और ये बात किसी को भी नहीं बताता। और मुझे उस औरत पर शक भी होने लगा था। उस सब के पीछे ज़रूर उसका कोई ना कोई मकसद होगा, क्योंकि रोज़ मुझसे ये मास्क जो बनवाती है और मुझे ही पहनने को कहती है और मुझे इतने सारे पैसे भी देती है। एक दिन जैसे ही वो औरत मेरी दुकान से निकली, मेरे तो पेट में दर्द शुरू हो गया और इतना दर्द था कि मुझे बर्दाश्त भी नहीं हुआ। मैं उसी वक्त डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर की बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। ऐसे लगता था अभी मेरे जिस्म से जान निकल जाएगी। चंद पैसों के खातिर मैंने अपने साथ क्या कर बैठा था। अब मुझे उस औरत का इंतज़ार था, मगर वह मेरे दुकान पर आइंदा कभी नहीं आई। उसका मकसद जो पूरा हो गया था। एक दिन मैंने एक बड़ी सी गाड़ी में जाते हुए देखा। मैंने जल्दी से अपने मोटरसाइकिल निकाली और उसका पीछा करने लगा। वह अपने बंगले में जैसे ही अंदर गई तो मैंने उसे पकड़ लिया। पहले तो वह मुझे यूं देखकर घबरा सी गई, फिर अपने साथ अंदर एक कमरे में ले गई, कमरा बंद किया और फिर जो बात उसने मुझसे बताई तो मेरे सुनकर तो जैसे 100 गज जमीन के नीचे धंस गया था। और रोज़ मुझसे, मेरा नाम रोहन है, मैं एक अनाथ बच्चा था और जिन्होंने मुझे गोद लिया था वह मेरे सगे माँ बाप नहीं थे। उन्होंने मुझे पाला क्योंकि उनके पास कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे एक अस्पताल से गोद लिया था, जहाँ पर कोई औरत मुझे पैदा करके नर्स के हवाले कर गई थी। वह किसी के पास बच्चा नहीं हो तो वह आकर मुझे ले जाए। जिसने मुझे गोद लिया था वह उस माँ ने मुझे बहुत प्यार किया, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं था कि मेरे माँ बाप सगे नहीं हैं, और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। अब मैं 10 साल का था। एक दिन मेरी दादी ने मेरी मम्मी को औलाद ना होने की वजह से पापा की दूसरी शादी करवाने को कहा तो मैंने मम्मी से पूछा कि ऐसा क्यों कह रही हैं, तो मम्मी ने मुझे अपनी गोद में लेते हुए बताई थी। मुझे आज भी वह दिन याद है कि मेरी माँ मुझसे वह बात बताते हुए बहुत रोए जा रही थी। ये बात मेरे कानों में आग बनकर उतर रही थी कि मैंने अपनी मम्मी का सगा बेटा नहीं हूँ, पर फिर भी मैंने अपनी मम्मी को यकीन दिला दिया था कि वे अपने ख़ानदान जिसके भी सगे बेटे हैं उन सबसे अच्छा बनकर दिखाऊंगा। आपको चाहे ये दुनिया कुछ भी कहे, मुझे आप लोगों से भगवान ने मिलाया है। मेरी दुनिया और स्वर्ग तो यहीं पर है। मेरी उन बातों से मम्मी का तो दुख शायद कम होगा, पर मेरे दिल पर जो कयामत टूटी थी उन बातों को मैंने किसी को महसूस ना होने दिया, ताकि मम्मी को कोई तकलीफ़ ना हो। मेरा 10 साल की उम्र में कच्चा दिमाग उस बात से इतना मुतासिर हुआ कि मेरा दिल पढ़ाई में भी उठ गया था। अब मुझे पढ़ाई भी सही ना होती थी। जितना भी दिल लगाता था, यही ख्याल मेरे दिमाग पर हावी रहता था कि आखिर मैं कौन हूँ, किसका बेटा हूँ। मम्मी ने पापा से को दादी की कही हुई बात बताई तो पापा ने मेरे सर पर हाथ रखकर बोला था कि मेरा इस दुनिया में एक ही बेटा है और यही मेरा वारिस है। इसके अलावा अब कोई औलाद नहीं चाहिए। पापा का इस कदर प्यार देखकर मेरा दिल खुशी से झूम झूम उठा था। कितना फ़क्र था पापा को मुझ पर। एक बेटे के बाप हैं। मैं भी दिल जान से उनकी खिदमत करता रहा। बहुत ज़्यादा अमीर लोग नहीं थे, फिर भी पापा की नौकरी से इतने पैसे आ जाते थे कि
हमारा घर बहुत खुशी से चलता था। मेरे कपड़े और जूते हमेशा अपने चाचा और बुआओं के बच्चों से अच्छे होते थे। मेरे सारी चीज़ें सबसे अच्छी होती थी। खानदान के सभी बच्चे मुझ पर ऐसा करते थे कि शायद मैं भी उसके जैसे कपड़े पहन लूं। मेरे पसंद का मम्मी खाना बनाती थी। जब मेरी उम्र 18 बरस की हो गई तो मम्मी और पापा मेरे लिए भी रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। वो चाहते थे कि मेरी जल्दी से शादी हो जाए। अपनी ज़िंदगी में ही मुझे अपने ख़ानदान उनके साथ रिश्ते में जोड़ देता, क्योंकि उनके बाद मुझे कोई तकलीफ़ ना हो पाए। रिश्ते के बाद जल्दी ही शादी की तैयारी करने लगी। मेरी मम्मी बहुत खुश थी और सारा दिन कपड़े, जेवर और बहुत सारे चीज़ें खरीदने लगी। पापा भी उन दिनों रिटायरमेंट का सोच रहे थे। पापा चाहते थे कि शादी से पहले मुझे भी किसी कारोबार में लगा दे और मुझे अपने पैरों पर खड़ा कर दे। मुझे 2-3 जगह काम के सिलसिले में ले गए। उनमें से एक जगह पर मुझे अच्छी सी नौकरी मिल गई। मुझे जीन्स की फैक्ट्री में लगा दिया। अब मैं वहाँ काम अच्छे से सीख चुका था। पापा बोले कि हम अपनी ही फैक्ट्री खोल लेते हैं। उनके रिटायरमेंट से मिलने वाले पैसों से हमने एक फैक्ट्री खुद की खोली थी और पापा ये चाहते थे कि ये काम हमेशा के लिए बना रहे और साथ ही साथ मेरी पढ़ाई भी चल रही थी। एक दिन अचानक पापा की ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ा और वे हमें से जुदा हो गए, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सुबह तो बिल्कुल ठीक थे, वह हंसते बोलते घर से निकले थे। पापा मुझे संभालना सिखा ही रहे थे, इस दुनिया से चले गए। मेरे तो जैसे पाँव तले जमीन निकल गई। भला मैं अपने पापा के बिना कैसे समझ सकता था। मेरी तो दुनिया उजड़ गई। पापा का दुख इतना गहरा था कि जो ध्यान में थोड़ा सा बहुत पढ़ाई पर लगाया जाता था, अब भी छोड़ दिया था। मम्मी के हालात तो मुझसे भी ज़्यादा ख़राब थी। उन्होंने दुनिया जहाँ की कोई खबर नहीं थी रोती और पापा को पुकारती रहती, जिन्हें देखकर मेरा दिल बिल्कुल टूट जाता। ऐसी हालात थी जिसमें उन्हें किसी मजबूत सहारे की ज़रूरत थी और मेरे अलावा कोई भी नहीं था जो उनका सहारा बनता। खुद पापा के सदमे से टूटा था कि अचानक अंकल ने भी हमसे रिश्ता तोड़ दिया। उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और तय कर दिया। मुझे उस बात का इतना दुख नहीं हुआ, पर मम्मी को ये सदमा बहुत लगा, क्योंकि वह कितने दिन से मेरी शादी करवाना चाहती थी। पर जो हुआ सो हुआ। मैं अब मम्मी को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं मम्मी को उन लोगों से दूर लेकर जाऊं, जहां वह उन सब की बातों से परेशान ना हो। मैं मम्मी से राय करने आया तो वह भी मान गई और हमने अपना सामान पैक कर दिया। मैंने ट्रेन की टिकट करवा कर हम अगले ही ट्रेन आगरा में आ गए। अपना घर हमने बाद में किराए पर देने का सोचा था, अभी इसको बंद करके जा रहे थे। आगरा में मामी का मकान भी था, इसलिए मैंने सोचा कि वह अपनों के करीब रहेंगी तो अच्छा महसूस करेंगी और हमारा फैसला बहुत अच्छा साबित हुआ। हमने आगरा के लिए रवाना हो गए। खबर पहले ही मामी और के घर वालों को दे दी थी, इसलिए हमारे यहाँ पहुँचने से पहले स्टेशन पर मौसी और मामा जी लेने आए थे। आसानी से घर शिफ्ट हो गए। अब मम्मी पहले से ज़्यादा यहाँ पर खुश रहने लगी थी और मुझे भी अच्छा लग रहा था। मम्मी का कोई भी रिश्तेदार मुझसे पराया जैसा नहीं समझता था। सब ने अपने जैसा प्यार दिया और फिर मम्मी ने यहाँ पर मेरी शादी करवाना चाही। खाला की सहेली की बेटी का रिश्ता मुझसे खुशी खुशी कर लिया। शादी की तैयारी में ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आई, क्योंकि मम्मी ने बहुत सारी तैयारियां पहले से ही कर रखी थी और हमने बहुत बड़ी तैयारी भी नहीं करनी थी। बस कुछ ही करीबी रिश्तेदारों को दावत भेजनी थी। इस दफ़ा मम्मी पहले वाले रिश्तेदार भी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि यहाँ सब कुछ जाना पहचाना था। मेरा दिल तो अभी भी मेरे पापा के रिश्तेदारों से भूल मिलने का था, लेकिन उन लोगों ने शादी में आना भी ज़रूरी नहीं समझा और सिर्फ एक बच्चा और दादी के अलावा कोई भी नहीं आया हमारी शादी में खैर खबर लेने। शादी ठीक ठाक से हो गई। फिर मम्मी को मेरे बच्चे देखने का शौक़ लग गया।
अब ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा आराम थी। बस मम्मी की यही ख्वाहिश थी कि जल्दी से मेरा पोता आ जाए। मम्मी तो जैसे जीने का नया सहारा मिल जाएगा। हर रोज़ मम्मी पोते की बातें किया करती थी। जिंदगी के दिन अपनी रफ्तार से चलते हुए बहुत तेज़ी के साथ गुजर रहे थे और मेरे घर में पहले बेटे की पैदाइश हुई तो दुनिया ही बदल गई। अब ऐसा लगता कि ज़िंदगी के सब दुखों का इलाज भगवान ने हमारे बच्चे से कर दिया था। घर की चहल पहल देखने लायक थी। मेरी मम्मी सारा दिन बच्चे के साथ हंसती बोलती रहती तो मेरी पत्नी घर के कामकाज बहुत खुशी खुशी अच्छे से कर देती और दोनों सास बहू कम और दोस्त ज़्यादा लगती थी। मैं दिन रात एक करके किसी नौकरी की तलाश में लगा हुआ था, पर बहुत कोशिशों के बाद भी कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। शायद उसकी वजह थी कि मैंने कम पढ़ाई करी थी, इसलिए ज़िंदगी की सच्चाई हालात फिर पापा के गुजर जाने पर ये सबसे मेरे दिमाग पर बहुत असर अंदाज हुए थे। उन सब बातों में मैंने बच्चे के पैदाइश के बाद ही निकल सकता था और अब मैं उसके लिए एक बेहतर बाप बनना चाहता था। इसलिए मैंने अच्छे काम की तलाश में दिन रात एक करके घर तो आज भी पापा की नौकरी के से मम्मी मिलने वाली पेंशन पर ही चल रहा था, पर अब मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी सता रहा था। एक दिन मैंने सब सारे काम तलाश करके थक चुका था। मैं घर पहुंचा तो मम्मी आंगन में बैठी थी, अपने गोद में मेरे बेटे को सुलाने बैठी हुई थी। मेरी बीवी सामने किचन में खाना पका रही थी। मम्मी ने मुझसे अपने पास बुलाया और बैठने को कहा। मैं वहीं पर मम्मी के पास चारपाई पर बैठ गया। मेरी पत्नी का गिलास हाथ में लिए हुए भी हमारे साथ ही बैठ गई। मम्मी ने मेरे चेहरे की मायूसी को भांप लिया था और परेशानी की वजह से पूछती तो मेरी पत्नी उनको बताते हुए बोली, मम्मी ये बहुत दिनों से जगह जगह नौकरी की तलाश में भटक रहे थे, अब तक कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिली। मम्मी ने कहा कि ज़रूरत नहीं है इस तरह की तकलीफ़ उठाने की। भला तुम्हारे पापा जो आमदनी रिटायरमेंट के पैसे तुम्हारे कारोबार के लिए रखे थे वह किस काम आएंगे। ये कहकर मम्मी ने मुझे कहा कि कल सुबह चुपके से मुझसे पैसे ले लेना और उन पैसों से तुम कोई अच्छा कारोबार शुरू कर देना। पापा ने भी यही कोशिश की थी कि मैं कोई कारोबार सीख लूं, पर लगातार परेशानियों से बदलते हुए हालात की वजह से मैं कोई काम नहीं सीख सका। मैंने मम्मी से कहा कि अभी आप पैसे अपने पास ही रख लो, कुछ लोगों की राय लेकर मैं आपसे बताता हूँ, कारोबार में पैसे लगाना ठीक रहेगा। अगले दिन मैं सुबह नाश्ता करके अपने मामा से मिलने चला गया। उनसे कोई मशवरा कर सकूं तो मामू ने मुझे अपने कुछ दोस्तों से मिलवाने का कहा, जिसने बहुत अच्छे कारोबार कामयाबी के साथ चल रहे थे। उनके तरफ जाने के लिए हम अभी गाड़ी ही में बैठे थे। गाड़ी स्टार्ट होने से पहले ही मेरी पत्नी का फ़ोन आया तो मैंने हे भगवान खैर करके मेरे दिल में बहुत सारे ख्याल एक साथ ही आ गए थे और मेरा डर सच साबित हुआ। पत्नी ने मेरा दिल दहला देने वाली बात बताई और मैंने कांपते हुए हाथों से गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ मोड़ा। तुम मामा जो मेरे साथ गाड़ी में ही बैठे थे, उन्होंने पूछा, क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना। मैंने उन्हें पत्नी की बात बताई कि मम्मी के सीने में बहुत तेज दर्द उठा है, तकलीफ से बेहोश हो गई हैं। हम घर पहुंचे तो मम्मी आंगन में ही चारपाई पर बेहोश पड़ी थी। मैं जो मम्मी पर एक दिन का तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उन्हें इस हाल में देखकर मैं बहुत गम में चला गया। मामू ने कुछ हिम्मत बंधाई और हमने फ़ौरन मम्मी को गाड़ी में लिया और अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टरों ने मम्मी को जल्दी जल्दी चेकअप किया और उन्होंने अंदर ले गए। मैं बाहर ही उनकी जवाब का इंतज़ार कर रहा था। आंखों के सामने पापा की मौत का वह सारा सिलसिला आंखों के सामने घूमने लगा था। मैं बहुत डर गया था, पर शुक्र है मामा साथी और उन्होंने हालात को संभाल लिया था। पर डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने बताया कि मम्मी को दिल का दर्द नहीं था, बल्कि छाती में ज़्यादा दर्द की वजह से बेहोश हो गई थी। छाती का कैंसर हो सकता है। मैं हमेशा मम्मी के सेहतमंद के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगा था।
डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिए और उन पर आने वाले खर्चे भी आगाह कर दिया और डॉक्टर ने बताया कि टेस्ट के बाद इलाज शुरू होगा। अभी सिर्फ दर्द पर काबू वाली दवाई दी जा रही है और मम्मी को अस्पताल में ही दाखिल करा दिया। मैं खुद मम्मी के पास बैठ गया जो अभी तक नींद की हालात में थी। उनको शायद इंजेक्शन की दवाई दिए गए थे। मामू घर भेज दिया। मम्मी का दिया हुआ चेक लेकर वापस आए। अगले 2 घंटे में मम्मी के पास ही बैठा रहा। तब तक मामू पैसे लेकर आ गए। डॉक्टर ने मम्मी के खून का टेस्ट और कैंसर पहले ही भेज दिए थे। उनकी रिपोर्ट 24 घंटे के बाद ही आनी थी। इधर मेरी पत्नी बबीता का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मेरी सास मेरी पत्नी के पास गई थी, पर मम्मी ही थी जिन्होंने हम दोनों और हमारे बच्चों को संभाला था। उनके बगैर हमारी ज़िंदगी का कोई तस्वुर नहीं था। तो वही निकला जिसका डर था। मम्मी को बहुत सालों पुराना कैंसर था और अपने तौर पर सिर्फ दर्द ख़त्म करने वाली दवाइयाँ ही खा रही थी। उनका कैंसर अब खतरनाक हद तक बढ़ चुका था। हमने दवा और दवाओं में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर मम्मी दिन ब दिन ज़्यादा बीमार होती जा रही थी। इलाज का सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। पापा के रिटायरमेंट से आने वाले पैसे ख़त्म हो चुके थे और कुछ इलाज बड़े अस्पतालों में भी भेज दिया था। वहाँ पर भी हम बार बार इलाज करवा रहे थे। मेरे घर का खर्च चलना बहुत मुश्किल हो गया था। बड़ी सख्त मेहनत करके भी पत्नी और बच्चे के खर्च पूरे नहीं कर पा रहा था। इसलिए दिन में नौकरी करता और शाम को एक टेलर की दुकान पर काम करता था, जहाँ से मुझे रोज़ 500-600 रुपये मिल जाते थे। अब इसी तरह मेरी ज़िंदगी मामूली सी चल रहा था, पर पिछले कुछ दिनों में दुकान पर काम बिल्कुल नहीं था। एक दिन मैंने इन्हीं सोचों में डूब चुका था कि वह औरत मेरे पास आई और मुझसे मास्क बनाने को कहा। मैं मास्क बनाकर उसे दे दिया, मगर कुछ देर बाद उस औरत ने मुझे बुलाया और कहा कि ये मास्क तुम खुद ही पहन लो। मुझे औरत पर बहुत गुस्सा आया। कैसी औरत है? मगर उसकी अगली बात सुनकर मेरा सारा गुस्सा ठंडा हो चुका था। कहने लगी, तुम मास्क पहन लो, बदले में मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगी। उसने 10,000 रुपये मुझे निकाल कर दिए। मैं भी बिना सोचे समझे वह मास्क पहनकर और खुशी खुशी पैसे लेकर चल देता और वे रोज़ आती और मुझे ढेर सारे पैसे देकर जाती। मुझे बहुत हैरत होता, मगर उसके दिए हुए पैसों से मेरे बहुत काम आते थे। पर दिल में एक ही वहम था कि औरत कौन है और उसका ये सब करने का क्या मकसद है। एक रोज़ मैं औरत मुझे पैसे देकर निकली ही थी, अचानक मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया और मेरी बर्दाश्त से भी बाहर था। डॉक्टर के पास गया तो टेस्ट करवाने के बाद मालूम पड़ा कि मेरे पेट में एक खास किस्म का वायरस फैल गया है और मुझे 1 महीने के अंदर ही ऑपरेशन करवाना होगा। मेरी जान भी जा सकती है। ये सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा गया। मुझे लगा ये सब उसी औरत की वजह से हुआ है और वह मुझे वह मास्क के पता नहीं कौन सा वायरस डाल देती थी। मुझे अपने आप पर भी गुस्सा आने लगा था। मैंने चंद पैसों के लिए अपनी ज़िंदगी कैसे दांव पर लगा दी। अब मुझे इस औरत का इंतज़ार था, मेरी दुकान में आए और उससे मैं ये पूछ सकूं। हैरत तो मुझे तब हुई कि उस दिन के बाद वह औरत मेरी दुकान पर आना बंद कर दी। 5-6 दिन गुजरे थे कि मगर उस औरत का कोई अता पता नहीं था। वह कहाँ से आती थी और कहाँ जा रही थी। एक दिन मैंने वह दुकान जल्दी बंद करके अपने दोस्त के घर जाने लगा। रास्ते में अचानक मेरी नज़र उसकी गाड़ी पर पड़ी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, तो वही औरत थी। इस बार तो उसके रंग ढंग ही अलग थे। वह बड़ी मैडम बनी बैठी थी। मैंने अपनी मोटरसाइकिल उस गाड़ी के पीछे लगा दी और कुछ दूर जाने के बाद उसकी गाड़ी एक जगह औरत गाड़ी से उतरकर एक बहुत बड़े बंगले में गई। मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा, पर मुझे गेट पर ही वहाँ के चौकीदार ने रोक लिया, अंदर जाने नहीं दिया। मैंने उसके साथ लड़ने लगा कि मैं उस मैडम को जानता हूँ, पर वो यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। उस बात पर हमारा आपस में काफ़ी शोर मच गया। फिर मैडम भी
आवाज़ सुनकर देखने आ गई और मुझ पर नज़र पड़ते ही वह फ़ौरन मुझे अपने साथ अंदर ले गई। मैंने एक नज़र चौकीदार को देखा जो बड़ा हैरान हो चुका था। फिर उस औरत ने मुझे सामने बैठाकर एक ऐसी बात कही जिसे सुनने के बाद मेरा जैसे ज़मीन आसमान एक हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रही थी, पर मैं उससे गौर से देखे जा रहा था। उसने बताया कि मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ, जिसने तुम्हें अस्पताल में छोड़ा था। उस वक्त मेरी एक मजबूरी थी। मेरा पहला पति मुझे तलाक दे चुका था, जबकि वह उस बात से बेखबर था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। फिर मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता दूसरी जगह करवा दिया और मेरे घर वालों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हें पैदा ना करूं। पर मैंने उनसे वादा किया कि मैं बच्चा पैदा होते ही अस्पताल में छोड़ आऊंगी और किसी को भी पता ना चलने दूंगी। मैं एक बच्चे की माँ हूँ। फिर मैंने तुम्हें उसके हवाले किया और खुद मजबूर दूसरी शादी कर ली। पर मैंने सारी ज़िंदगी तुम पर अपनी नज़र रखी हुई थी, कभी तुमसे गाफिल नहीं हुई। तुमने हालात का बहुत अच्छा तरह से सामना किया। एक टेलर की दुकान पर काम करने लगे तो मेरे पास तुम्हारी मदद के लिए उसके अलावा कोई तरीका नहीं था। आखिर माँ हूँ, कैसे तुम्हें गरीबी से लड़ने देती, और तुम्हें यूं गरीबी से लड़ता देख मुझे बहुत दुख होता था। मैंने सारी ज़िंदगी जिस चीज़ देखने की तमन्ना की, आज वह माँ मेरी आंखों के सामने थी और मैं पता नहीं दिल में क्या क्या सोच रहा था। मेरी माँ मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। मुझे तकलीफ़ खुद से ही हुई होगी, उसमें मेरी माँ का कोई कसूर नहीं था। मैं अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो रहा था और अपनी माँ को भी ये बात बताए। फिर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, बहुत प्यार किया और बोली कि मेरे पास आ जाओ, यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये सब कुछ मेरे बाद तुम्हारा ही है, क्योंकि मेरे पति इस दुनिया से जा चुके हैं और मेरी उनसे कोई औलाद नहीं थी। पर मैं दिल अभी भी अपनी सौतेली माँ की तरफ खिंचा हुआ था। उन्होंने मुझे ज़िंदगी भर प्यार किया था। मैं भागता हुआ वहाँ से निकल आया, पर आकर अपनी मम्मी के कदमों में बैठ गया। मम्मी की तबीयत पहले से काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने मुझे उठाकर हमेशा की तरह अपने पास बिठाया और मेरा चेहरा देखते ही मेरे दिल की बात समझ गई। यही मम्मी थी जो मुझे एक नज़र देखते ही मेरे दिल के हकीकत जान लेती थी, और आज भी वैसा ही हुआ था। मैं उनसे ये बात छुपा नहीं पाया और सब कुछ बता दिया। मुझे किस तरह पैदा करने वाली माँ मिली और मैं उन्हें छोड़कर भाग आया हूँ। मुझे ज़िंदगी आपके ही कदमों में गुजारनी है, चाहे मेरी किसी से कोई भी रिश्ता हो, पर मुझे सबसे बढ़कर आप ही प्यारी हो। सच में मेरी मम्मी का दिल समंदर भी बड़ा था। उन्होंने मुझे समझाया, वह भी तो एक माँ है, तुम्हें उनकी मजबूरी को समझना चाहिए। पता नहीं उस वक्त कैसी समय होगा और उस वक्त कितनी मजबूर होंगी, कितने साल तुम्हारे लिए तड़पी हैं। उनके साथ ऐसा सलूक मत करो, जाकर मिलो, मैं तो हूँ ही तुम्हारे साथ। फिर मैंने मम्मी ही की बात मानकर और मैं उन दोनों माँ के साथ रहने लगा। अब मेरा बेटा एक दादी के साथ खेलता है तो कभी दूसरी दादी के साथ। मैंने अपना ऑपरेशन भी करवा लिया है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमारी सबकी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ लौट आई हैं और आज हम सब बहुत खुश हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।